बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मार्च में प्रारंभ जल संकट अब चरम पर है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई जगह पानी की समस्या है। मध्य प्रदेश में 90 नगरीय निकायों में जल संकट गहराया हुआ है। 70 नगरीय निकायों में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की आपूर्ति हो रही है। 20 नगरीय निकाय ऐसे हैं जहां पर 2 दिन में एक बार पानी मिल रहा है। छिंदवाड़ा में, डोंगर परासिया जैसे कुछ इलाकों में तो 3-3 दिन में पानी मिल रहा है। अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ में गरीब बस्ती के लोग गड्ढा करके पानी निकाल रहे हैं। कटनी जैसे शहरों में पानी का संकट गहरा गया है। यहाँ प्राकृतिक जल स्रोत भी सूख चुके हैं। कुआं, बावड़ियां, तालाब, हैंडपंप कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी जल संकट है। कानपुर में बड़ी आबादी को पानी नहीं मिल पा रहा है। फिरोजाबाद के नंदपुर में विशाल झील आधी सूख गई है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ शहरों की स्थिति चिंताजनक है। दुर्ग, बिलासपुर के कई इलाकों में पानी नहीं है। गर्मी के बावजूद पानी की व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की जाती, ये सवाल आम जनता अब पूछ रही है। तो इसी पर करेंगे आज चर्चा। जल संकट हुआ विकट। मध्य प्रदेश के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों ने 19 करोड़ रुपए की मांग रखी है। ये मांग जल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए की गई है। इसमें भी इंदौर ने सबसे ज्यादा 9 करोड़ रुपए मांगे हैं। इसमें मध्य प्रदेश के जल संकट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। मध्य प्रदेश के 70 से ज्यादा नगरीय निकाय ऐसे हैं जहां एक दिन छोड़कर पानी मिलता है। 20 नगरीय निकायों में 2 दिन छोड़कर पानी मिल रहा है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 3-3 दिन तक पानी नहीं आता। स्वच्छ पेयजल मिशन के बाद प्रदेश के ये हालात हैं। प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में से लगभग 90% ऐसे हैं जहां थोड़ा बहुत पानी की समस्या बनी हुई है। इनमें से जो सबसे बड़े नगरीय निकाय हैं वहां पानी की समस्या सबसे ज्यादा है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े नगरीय निकाय इलाकों में हर वर्ष गर्मी के समय जल संकट गहरा जाता है। इस साल भी मध्य प्रदेश के शहरों में दिन रात टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है। अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ के जो लोग हैं वो गड्ढा खोदकर पानी निकाल रहे हैं। 2019 तक प्रदेश में पानी पर 15 सालों में लगभग 35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके बाद भी पानी की किल्लत है। यही हाल यूपी का भी है। यूपी में मानसून लेट पहुंचता है, लेकिन बर्फ पिघलने के कारण गंगा जैसी नदियों में पानी रहता है। इस बार गंगा का पानी बहुत सूख चुका है, इसलिए गंगा किनारे जल संकट मंडरा रहा है। कानपुर जैसे शहरों में बड़ी आबादी को घर पर पानी नहीं मिलता। हैंडपंप और टैंकर के सामने लंबी लाइनें लगती हैं। इस साल ये कतार और लंबी हो गई। फिरोजाबाद में जल निगम ने करोड़ रुपए खर्च करके नंदपुर झील तैयार कराई थी। ये झील मई के पहले सप्ताह में ही आधी सूख चुकी है। हाथरस में लोग हैंडपंप के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ हर मोहल्ले में पानी की किल्लत है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी कई इलाकों में पानी नहीं मिल रहा है, या यूं कहें कि पीने का पानी घरों तक नहीं पहुंचता। यहाँ टैंकरों से पानी की सप्लाई हो रही है। दुर्ग में 153 करोड़ की अमृत मिशन योजना के बाद भी पानी का संकट है। यहाँ जल संकट को लेकर भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों के बीच मारपीट भी हो चुकी है। सवाल ये है कि पानी का संकट विकराल होने के पहले उपाय क्यों नहीं किए जाते। हर बार जब गर्मी चरम पर होती है, पानी का संकट क्यों गहरा जाता है। शहरी क्षेत्रों में जल संकट का जायजा लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस जल संकट को लेकर आज तक कोई प्रयास क्यों नहीं हुए, और प्रयास हुए हैं तो जल संकट हर साल यूं ही क्यों मंडराता रहता है। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम और भी जानकारी लेंगे प्रदेश के बारे में भी और राजधानी के बारे में भी, क्योंकि राजधानी से सटे कई इलाकों में पानी या तो एक दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर पहुंच रहा है। नल जल योजना के बावजूद भी लोगों को घरों में पानी नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त। नीरज। जी बिल्कुल पारुल जी, देखिए पूरे भारत में ही इस समय गर्मी काफी तेज पड़ रही है और जिस तरह से गर्मी का जो प्रकोप है उसके कारण कहीं ना कहीं जो जल स्तर है वो भी काफी नीचे चला गया है। जिस तरह से नदी तालाब है वो भी सूखने लगे हैं और इसके चलते काफी किल्लत जो है पानी की तो देखने को मिल रही है। कई अगर शहरों की बात की जाए तो एक दिन छोड़ के एक दिन नगर निगम जो है पानी सप्लाई कर रहा है। वहीं अभी जिलों की बात की जाए तो जिलों में जिस तरह से या तो टैंकरों के जरिए जो है पानी पहुंचाया जा रहा है, एक गली में ले जाके टैंकर को खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे में लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं, लोग पानी के लिए टूट पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं काफी भीषण जो जल संकट जो है देखने को मिल रहा है। एक उसका बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरह से कोयले की कमी, ये सरकार भी स्वीकार करती जा रही है कि कोयले की कमी है और जिसके चलते बिजली पर्याप्त मात्रा में जो है ग्रामीण एरियो में और जो कुछ जिले स्तर के जो शहर है उनमें नहीं मिल पा रही है। 7 से 8 घंटे की
जो कटौती की जा रही है, तो उसके कारण जिस तरह से सरकार जो नल जल योजना में जो व्यवस्था बनाती है, उसमें सबसे पहले बोर का जो पानी है वो ओवरहेड टैंक में भरा जाता है और उसके बाद जब ओवरहेड टैंक से जो है जो घरों के लिए जो पाइपलाइन डली है उससे सप्लाई होता है। तो कहीं न कहीं बिजली की आपूर्ति पर्याप्त नहीं मिल पा रही, जिससे पर्याप्त मात्रा में टैंकरों को नहीं भरा जा पा रहा है। जो वाटर सप्लाई है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। तो कहीं न कहीं बिजली भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा जिस तरह से अतिक्रमण कर लिया गया है, काफ़ी सारे जो तालाब हैं, झीलें हैं, पुरानी जो झीलें हैं, कई सारी यदि राजधानी भोपाल की ही बात की जाए, तो राजधानी भोपाल में भी हम देखेंगे कि जो बड़ा तालाब है वो काफ़ी सिकुड़ गया है, क्योंकि लोगों ने वहाँ अपने घर बना लिए हैं, होटल्स बना लिए हैं, तो एक अतिक्रमण के चक्कर में जो कारण जो नदी नालों जो नदियाँ हैं या फिर तालाब हैं, उनकी जो सीमा है वो काफ़ी छोटी होती जा रही है। तो ये भी एक बड़ा कारण माना जाता है। साथ में जिस तरह से जो बोरिंग की जाती है, उसके कारण भी जो ज़मीन के अंदर जो पानी है, उसका जल स्तर काफ़ी नीचे तक चला गया है। तो सरकार चाहे जितनी भी व्यवस्था कर ले, लेकिन जो प्राकृतिक स्रोत हैं, उनको सँभाल कर नहीं रखा जाएगा, तो पानी की जो किल्लत है, अभी और बढ़ने वाली है। क्योंकि जिस तरह से अभी मई का जो महीना है, मई जून में भी गर्मी अभी काफ़ी तेज़ पड़ने वाली है, जिस तरह से विशेषज्ञों ने जो बताया है कि राजधानी भोपाल का ही टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री तक जा सकता है। तो जैसे-जैसे भीषण गर्मी पड़ती जाएगी, पानी की किल्लत उतनी ही और बढ़ती जाएगी। हालाँकि सरकार के जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, वो आज इसके लिए जो है बैठक करने जा रहे हैं। तमाम आला अधिकारियों से, नगरीय निकाय के जो सीएमओ हैं, उनसे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जुड़ेंगे और अपने जो जिलों की स्थितियों का हाल जानेंगे और उस जो वाटर सप्लाई के जो वैकल्पिक स्रोत हैं, उनसे किस तरह से पानी की पूर्ति जनता के लिए की जा सकती है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो कहीं न कहीं सरकार एक प्रयास करने की कोशिश कर रही है कि वैकल्पिक जो स्रोत हैं, यदि बिजली नहीं है तो उन वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग सप्लाई की जा सकती है क्या? तो सभी विषयों पे आज जो है मंत्री जो है आज चर्चा करने वाले हैं सभी नगरीय निकाय के अधिकारियों से। जी, पारुल जी। बिल्कुल नीरज, लेकिन सवाल फिर वही आपने कहा कि भोपाल का सबसे बड़ा जल स्रोत है बड़ा तालाब, जहां से पानी भोपाल वासियों को मिलता है। अगर मैं राजधानी को लेकर ही बात करूं, और ऐसा न केवल राजधानी में तमाम जगहों पर है। जो भी होटल संचालक होते हैं, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो ऐसी ही जगह ढूंढते हैं जहां से उन्हें पानी का नज़ारा दिखे। हम भोपाल की ही बात करें तो कई जगहों पर कैचमेंट एरियाज में कब्जा कर लिया गया है, या फिर यूं कहें कि होटल्स बना लिए गए हैं ताकि उनके जो गेस्ट हैं उन्हें व्यू जो मिले वो पानी से मिलता जुलता मिले। लेकिन उसकी वजह से भोपाल का जो बड़ा तालाब है वो सिकुड़ गया है। आपने भी यही समझाने की कोशिश की। ये सब आपको और हमें नहीं, पूरे प्रदेश को पता है, सरकार में बैठे हुए लोगों को पता है, तमाम नुमाइंदों को पता है। और यही वजह है कि भोपाल वासियों को बड़ा तालाब इतना बड़ा है कि हम 2 गर्मियां निकाल सकते हैं, 2 सीजन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर ये स्थिति ये है, कब्जा बढ़ता जा रहा है, उस कैचमेंट एरिया में निर्माण किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में और सिकुड़ेगा ये तालाब, और आने वाले समय में ये एक सीजन भी निकालना मुश्किल हो जाएगा गर्मी का। जी, बिल्कुल पारुल जी, यदि आप आज भी कोलार डैम पर या फिर उस बड़े तालाब की तरफ कैचमेंट एरिया की तरफ जाएँगे, तो आपको वहाँ पे पहाड़ काट के जो है मकान बने साफ तौर से दिख जाएँगे, जिसकी कई सारी शिकायतें न्यायालय में चल रही हैं, विभागीय अधिकारियों को इस पूरी जानकारी है। यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, उन तक को ये जानकारी है, लेकिन कोई कार्रवाई इन पर नहीं की जाती है। कार्रवाई के नाम पे नोटिस चस्पा कर दिया जाता है। जिस दिन यदि कोई बड़ी कार्रवाई प्रशासन कर देगा, तो कम से कम वो अतिक्रमण लोग करने से डरेंगे। हालाँकि अभी मामा जी का जो बुलडोज़र है वो काफ़ी चला, क्योंकि अतिक्रमण के नाम पे चला, लेकिन इस ओर ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है। लेकिन अगर यही स्थिति रही तो आगे चल के काफ़ी भयावह स्थिति जो है बन सकती है, क्योंकि जिस तरह से राजधानी भोपाल की ये स्थिति है कि वहाँ के बड़े तालाब पर अतिक्रमण किया जा रहा है, उसका जो एरिया संकुचित होता जा रहा है, जबकि सारी आला अधिकारी, मंत्री सभी भोपाल में निवास करते हैं। अब आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटे जिलों में और संभागों में क्या स्थिति होगी, जहाँ पूरा का पूरा जो ज़िम्मेदार है वो ज़िम्मेदारी है वो अधिकारियों के ऊपर है। तो कहीं न कहीं यदि अधिकारियों की जो मिली-भगत ना हो, तो इस तरह का लोगों में दुस्साहस ही ना बढ़ पाए अतिक्रमण करने का। तो अधिकारियों का जो ढुलमुल रवैया है, जिस तरह से पानी के टैंकरों में देखा जाता है, कई सारे नगर पालिकाओं में जिससे घटिया माल की सप्लाई ले ली जाती है, मोटरें घटिया जो है ले ली जाती है, तो वो मोटर 1-2 महीने चलती है, उसके बाद फूँक जाती है, उसके बाद दूसरी बार टेंडर करके दूसरी मोटर को फॉल्ट किया जाता है। एक ही बार में अच्छी जो है सप्लाई जो कई नगर निगम नहीं देते, इसमें काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार बिल्कुल। कई बार उजागर हुआ है। लेकिन कुछ इसका अंतर खासा देखने को नहीं मिला है। जी। बहुत शुक्रिया नीरज जानकारी देने के लिए। तो बड़े शहरों की भी अगर हम बात करें, जिनमें इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, यहाँ पर भी स्थिति
परेशान करने वाली। और बाकी छोटी जगहों की, छोटे ज़िलों की बात आप कर लीजिए तो वहाँ पर कभी 2 दिन छोड़कर, कभी 1 दिन छोड़कर ऐसे पीने का पानी लोगों को मिल रहा है। और कई जगहों पर स्थिति तो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि लोग जो पानी के लिए गड्ढों में से पानी निकालने का काम कर रहे हैं ताकि वो अपने परिवार में जलापूर्ति कर सकें। लेकिन उसके बावजूद भी सवाल ये उठता है कि जनाब ये बताइए कि गर्मी आती है तभी क्यों पानी की किल्लत को लेकर रोना होता है, तभी क्यों ये समस्या विकट लगने लगती है, क्यों पहले से प्रयास नहीं होते, क्यों पहले से उपाय नहीं होते। और जब उपायों की बात आए तो सब सामने है आंखों के कि आखिर क्यों ये सब हो रहा है। बावजूद इसके तो आखिर सवाल तमाम है। अब छत्तीसगढ़ के स्थिति से हम आपको रूबरू करा दें तो छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर है उसके आसपास के कई इलाके हैं जहां घर में पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। यहां टैंकर से पानी की जो सप्लाई हो रही है अलग अलग जगहों पर। उसके अलावा दुर्ग की बात कर लीजिए, 153 करोड़ की अमृत मिशन योजना यहां पर आई, लेकिन बावजूद इसके पानी का संकट है। जल संकट को लेकर यहाँ पार्षदों के बीच मारपीट हो चुकी है, इतना बड़ा विवाद हो गया पानी को लेकर। और ये तमाम विवाद तभी होते हैं जब पानी की किल्लत होती है, जब पानी की आपूर्ति होती है। ये पता है कि गर्मी के सीजन में तमाम जगहों पर पानी को लेकर स्थिति गंभीर हो जाती है, लेकिन बावजूद इसके उपाय पहले से नहीं होते। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गंगा सबसे बड़ा स्रोत है पानी का। ग्लेशियर पिघलते हैं तो गंगा का लेवल बना रहता है, लेकिन इस बार गंगा भी वो वाटर लेवल नहीं दिखा रही है और गंगा के किनारे भी जल संकट जैसी स्थिति है। कानपुर जैसा बड़ा शहर, बड़ी आबादी वाला शहर, यहाँ पे हैंडपंप टैंकर के सामने लंबी कतारें लगी रहती हैं, आप अंदाजा लगाइए। और इस साल ये कतार और भी लंबी दिख रही हैं। फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद को अगर हम लेकर बात करें तो जल निगम ने यहाँ करोड़ों रुपए खर्च कर नंदपुर झील को तैयार किया, उसका जीर्णोद्धार भी किया, लेकिन बावजूद उसके एक सप्ताह पहला जो मई का आया वो सूख चुकी है, सोचिए। और हाथरस में स्थिति यह है कि लोग हैंडपंप के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी ज्यादा स्थिति खराब है। पानी को लेकर लोगों को आप लड़ाई लड़नी पड़ रही है, पानी को लेकर लोगों को जूझना पड़ रहा है, प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। हर मोहल्ले में लगभग यहाँ हाथरस के पानी की किल्लत है। और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, कई इलाकों में पीने का पानी घरों तक नहीं पहुंच रहा है। यहाँ भी टैंकर से पानी की सप्लाई होती है। तो कई जगहों पर हालात गंभीर हैं और परेशान करने वाली स्थिति है, जिनमें आप देखिए, मैं अगर मध्य प्रदेश की बात बताऊं तो मध्य प्रदेश में जल संकट का अंदाजा इस बात से लगाइए कि मध्य प्रदेश में 70 से ज्यादा निकाय हैं जहां एक दिन छोड़कर एक दिन पानी पहुंच रहा है। 20 नगरीय निकायों में 2 दिन छोड़कर पानी पहुंच रहा है, कई जगहों पर 3-3 दिन तक पानी नहीं आता है। स्वच्छ पेयजल मिशन के बावजूद भी प्रदेश के ये हालात हैं पानी को लेकर। बाकी जगहों पर आलम क्या होगा अंदाजा लगाइए। और प्रदेश के 413 नगरीय निकाय हैं जहां लगभग 90% ऐसे निकाय हैं जहां थोड़ा बहुत पानी की समस्या तो बनी हुई है। अमरिंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से, हमें और भी जानकारी देने के लिए। उनसे हम और भी समस्याओं को समझेंगे। सवाल यही है कि आखिर क्यों जब विकट स्थिति हो जाती है तभी इसको लेकर गंभीरता से विचार होते हैं, उपाय करने की कोशिश की जाती है। सवाल ये भी है कि गंगा किनारे क्षेत्र अगर वहां पर भी पानी की किल्लत आ रही है तो उत्तर प्रदेश की स्थिति गंभीर है, ये माना जा सकता है। कानपुर जैसी बड़ी आबादी, वहां लोगों को पानी की किल्लत हो रही है। कई ऐसी जगहें हैं, हाथरस की बात कर लीजिए तो हैंडपंपों में प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। तो पानी देने का दावा करने वाली, राइट टू वाटर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है। सरकार पानी देने का वादा करती है, दावा करती है, बड़े बड़ी बातें होती हैं, लेकिन बावजूद उसके धरातल पर तो हैंडपंप ही काम नहीं कर रहे हैं। बाकी जगह तो छोड़ दीजिए आप। जी जी अमरेंद्र, मसला यही है कि आप जिस मैं सुन क्षेत्र पा से, रहा हूँ। आप सुन पा हाँ रहे हाँ हो? बताएं। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी आप कहें। जी देखिए, उत्तर प्रदेश की जो पोजीशन है वो ये है, यहाँ पर मध्य प्रदेश से कम क्षेत्रफल है लेकिन आबादी मध्य प्रदेश से ज्यादा है और आबादी के रेशियो में दोहन भी ज्यादा है।
अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 826 ब्लॉक को 75 जिले हैं, जिसमें 10 जिलों में सरकार पहले अटल जल योजना, अटल भूजल योजना चला रही थी। अब सरकार ने पूरे 75 जिले में इस योजना को लागू करने का मन बनाया है। आदेश हो गए हैं कि पूरे 75 जिले में अटल भूजल योजना चलाई जाएगी और जल संरक्षण जो है बड़े स्तर पर किया जाएगा। उसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश की आबादी में 70% सिंचाई जो है वो जमीन के अंदर के पानी से होती है। 70% सिंचाई योजनाएं भूजल पर आधारित है, केवल 30% नहरों से, नदियों से सिंचाई हो पाती है। इसके अलावा पेयजल जो है, पीने का जो पानी है, उसमें आबादी का 80% लोग भूजल के ऊपर निर्भर है, वो भी जमीन से पानी निकाल के पी रहे हैं। और औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 90% भूजल से जो है औद्योगिक इकाइयां चलती हैं। तो इस प्रकार से जब तक भारी मात्रा में जल दोहन होता रहेगा तो जल संकट उत्तर प्रदेश में बना रहेगा। बारिश यहाँ थोड़ी देर से होती है, मानसून उत्तर प्रदेश में थोड़ा देर से आता है, लेकिन गंगा वगैरह जो पहाड़ी नदियां हैं, उन नदियों में बर्फ पिघलने से पहले जल आ जाता था, लेकिन इस बार जो है उस जल में भी थोड़ी कमी है। इस वजह से कानपुर जैसी जगहों पर लोगों को पीने के पानी की थोड़ी मुश्किल आ रही है। बिल्कुल, और पानी की मुश्किल अभी आ रही है, अभी इस पर विचार किया जा रहा है, अभी से गंभीरता से लिया जा रहा है। सवाल ये अमरेंद्र कि पहले क्यों आखिर इस मामले में उपाय नहीं होते? परेशानी से पहले उपाय हो जाए तो शायद ये तकलीफ लोगों को हो ही ना, लेकिन उपाय पहले नहीं होते। जब संकट विकराल हो जाता है तब जाकर इस पर चर्चाएं होती हैं, तब जाकर इस पर मीटिंग्स होती हैं, निगम अमला सक्रिय होता है। क्यों आखिर? बिल्कुल मैडम, लंबे समय से इस पर लापरवाही बरती गई, ढेर सारा भूजल दोहन हुआ। आबादी ज्यादा होने के कारण उत्तर प्रदेश में लोगों ने सिंचाई के लिए बहुत सारा पानी जमीन से दोहन किया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में लोगों ने सिंचाई के अलावा पीने के लिए ढेर सारा पानी जल दोहन किया। आज पोजीशन यह है कि 826 ब्लॉक यूपी में जो है, उसमें से 82 ब्लॉक ऐसे हैं जो अति दोहित घोषित कर दिए गए। अति दोहित 47 ब्लॉक ऐसे हैं जिनको क्रिटिकल माना गया है, और 151 ब्लॉकों को, 151 ब्लॉकों विकास खंडों को सेमी क्रिटिकल की श्रेणी में कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 82 ब्लॉक अति दोहित है, जहाँ पर पानी का बड़ा संकट है। इसमें बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र है, कानपुर के आसपास औरैया का इलाका भी आता है, और इसके अलावा क्रिटिकल में 47 और सेमी क्रिटिकल में 151 ब्लॉक है, जहाँ पर पानी का संकट की बात है। तो इसका मतलब है लंबे समय तक इस पर लापरवाही की गई। अब 10 दिनों में पहले अटल भूजल योजना लागू की गई थी, जिससे वहां पर जल संरक्षण हुआ और भूजल का स्तर बढ़ा। तो सरकार ने अब इसको पूरे 75 जिले में लागू करने के लिए आदेश कर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा पानी का बचाव किया जाए, सिंचाई के ऐसे साधन इस्तेमाल किए जाए जिनसे भूजल का इस्तेमाल कम हो। स्प्रिंकल योजना से, नदियों से, तालाबों से निकालकर पानी सिंचाई में इस्तेमाल किया जाए, तभी जाकर उत्तर प्रदेश में संकट दूर होगा। फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में 82 ब्लॉक ऐसे हैं जो अति दोहित की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमरेंद्र जानकारी देने के लिए। तो संकट क्यों है और इस पर किस तरह से उपाय हो सकते हैं और क्या कुछ कमियां हैं, ये तमाम चीजें अमरेंद्र ने हमें बताई। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ऐसे कई तमाम राज्य हैं जहां पर स्थिति इस वक्त यही बनी हुई है। अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मां गंगा की वजह से भी इतनी तकलीफ नहीं होती थी अब तक, लेकिन अब इस बार वो भी गंगा भी सिकुड़ती हुई नजर आ रही है। कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां तकलीफ है, और पानी की किल्लत को लेकर इसलिए भी चर्चा करना जरूरी हो जाती है क्योंकि पानी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। हर घर में पीने का पानी जरूरी है, और ना केवल हर घर में, ये हमें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमें राइट देता है, फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू वाटर, लेकिन उसके बावजूद भी पानी को लेकर इस हद तक परेशानियां, ये अपने आप में बताता है कि जल संकट विकट हो रहा है और आने वाले समय उसका, देखिए, इसकी वजह सिर्फ यही नहीं है कि जल स्रोत अब कम है या सूख रहे हैं या सरकारें इंतजाम नहीं कर रही। हम देख रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट में चेंज आ रहे हैं, मौसम में बदलाव आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये प्रदूषण की वजह, इस वजह से आ रहे हैं। एनवायरनमेंट में जो ओजोन लेयर है उसके डैमेज होने की वजह से हो रहा है। जो प्रदूषण है वो पूरा वातावरण बिगाड़ रहा है, इसकी वजह से ये बदलाव भी महसूस किए जा रहे हैं। वक्त पर जो बारिश होनी चाहिए वो वक्त पर नहीं मिलती है। इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश अपने समय से पहले हो जाएगी, 10 दिन पहले, जो मध्य प्रदेश के लिए भी कहा जा रहा है। तो ये जो वातावरण में बदलाव हो रहे हैं, जो मौसम की जो चेन है, सीजन चेन है, इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, अलग अलग महीनों में अलग अलग बदलाव हो रहे हैं, ये बताता है कि ये भी एक समस्या है।
पर्याप्त पानी होना, बारिश होना, आपके जल स्रोत का पूरा भर जाना और कुछ मानवीय गलतियां, मानवीय चूक वो ये भी कि अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं जो नदी है, तालाब है, उनके आसपास कैचमेंट एरियाज में निर्माण कर दिया गया है, उन स्रोतों को छोटा होना पड़ रहा है, उन्हें छोटा कर दिया गया है। सब कुछ जानते बूझते हुए छत्तीसगढ़ से भोजेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। भोजेंद्र, साफ है कि छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि समस्याएं हैं। दुर्ग में 153 करोड़ की अमृत मिशन योजना कहाँ है? समस्या ये भी है, क्यों आखिर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जनता को पानी नहीं मिला? बिलासपुर में दिक्कत है, कई जगहों पर ये दिक्कतें बनी हुई हैं, जो मोहल्ले हैं छोटे छोटे वहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। बड़ी सिटीज में भी आलम कुछ ठीक नहीं है। लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो बाकी सुविधाओं को क्या कैसे देखें? यानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं अगर सरकारें वही नहीं पूरी दे पा रही हैं तो बाकी चीजें आप क्या देंगे? नाम मात्र को फिर वो चीजें हो जाती हैं, दिखावे मात्र को वो चीजें हो जाती हैं। पानी की समस्या के बारे में पहले से क्यों नहीं विचार किया गया? यही छत्तीसगढ़ की सरकार है, कांग्रेस सरकार, जो पिछली बीजेपी सरकार को इसी मामले में कोसा करती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं पार्षदों में झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं पानी को लेकर। जी पारुल, छत्तीसगढ़ की राजधानी सहित तमाम जो शहरें हैं, प्रमुख शहरें, दुर्ग, बिलासपुर, यहाँ पे लगातार जो है गर्मी की जैसे शुरुआत होती, खास करके मार्च के महीने की शुरुआत से इस बार से जल संकट की दिखने शुरू हो गया था। क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो अगर कहा जाए दुर्ग है, तो दुर्ग की लाइफ लाइन कही जाने वाली शिवनाथ नदी जिससे पानी सप्लाई होती है, उसका भी जो पानी का लेवल होता है वो भी कम होते, हर साल कम हो जाता है गर्मी के समय पे। साथ ही रायपुर जो है उसका मुख्य लाइफ लाइन कहे जाने वाली नदी जो है खारू नदी, जिससे पूरा सप्लाई रायपुर नगर निगम के तहत होना रहता है, उसमें भी गर्मी के दिनों में लाइफ लाइन कही जाने वाली खारू नदी सूखने की कगार पे आ जाती है पारुल। क्योंकि काफी ज्यादा जल संकट यहाँ पे उसी के चलते होता है। और राजधानी रायपुर से लगे हुए जो नगर निगम है, बिरगांव नगर निगम, वहां तो टैंकरों से पानी सप्लाई करना पड़ता है गर्मी के दिनों में। इंडस्ट्रियल क्षेत्र होने के चलते वहां पे काफी गर्मी पड़ती है और पानी की सप्लाई, वाटर लेवल भी धीरे धीरे, अगर भूजल की बात करें तो भूजल भी लगातार राजधानी रायपुर के आसपास वाले जगहों का भूजल लगातार गिरते जा रहा है। साथ ही बिलासपुर की भी बता दूं, बिलासपुर में भी पानी को लेकर कई तरह की तमाम समस्याएं हर साल गर्मी के जैसे सीजन चालू होते हैं, बिलासपुर के कई इलाकों पे पानी को लेकर समस्या हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों के बीच में कुछ दिनों पहले मारपीट भी हुई थी पारुल। तो यह कहा पानी को लेकर लगातार जो है हर जगहों पे समस्याएं, तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसी समस्याएं बनी हुई, खास करके रायपुर के जो बिरगांव नगर निगम, वहां पे भी अधिकतर जगहों में पानी की समस्या देखने को मिलती है। रायपुर नगर निगम के अंदर जो मॉल वाला क्षेत्र है, मोआ सड्डू का इलाका है, वहां पे पानी की समस्या देखने को मिलती है। यहाँ पे लगातार जो टैंकरों से पानी भिजवाया जाता है। साथ ही जो अभी सामाजिक कार्यक्रम है और बाकी जगहों पर भी नगर निगम को लगातार पानी सप्लाई के लिए टैंकर, अतिरिक्त टैंकर लगाना पड़ता है। गर्मी के दिनों में काफी ज्यादा नगर निगम को भी मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का जल स्तर अगर बात करें पर तो पहले के अपेक्षा काफी गिरते जा रहा है। 400 500 फीट नीचे लोग ट्यूबवेल डाल रहे हैं, उसके बाद भी पानी की संकट यहाँ पे बना हुआ है। तो जनता को तो उपाय करने ही पड़ेंगे जब ये सियासतदान या फिर जिम्मेदार इस बारे में उपाय नहीं करेंगे तो। और वो अपनी जान को जोखिम में डालकर ये उपाय कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जानते हैं कि प्याज बुझाना है तो उन्हें ही कुछ ना कुछ करना है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनके कानों में जू नहीं रेंग रहे, ये अपने आप में शर्मनाक बात है। बहुत शुक्रिया भोजेंद्र जानकारी देने के लिए। तो न केवल छत्तीसगढ़, तमाम जगहों पर हालात यही हैं, क्योंकि जल स्रोत जो है वो सिकुड़ रहे हैं या तो सूख रहे हैं। और इसकी वजह आप और हम भी हैं, क्योंकि पर्यावरण जिस तरह से दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, उसकी वजह से जो सीजन की चेन है, मौसम साइकिल है, वो भी डिस्टर्ब हुई है। और उसकी वजह से ये भी कारण माना जाता है कि बारिश जितनी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए वो होती नहीं है, और आपके 1-2 सीजन नहीं निकल पाते, यानी बारिश उतनी पानी नहीं दे रही है जितना पानी आपको चाहिए। और उसके अलावा हमारी सरकारें, वो जिम्मेदार जिनकी आंखों के सामने सब कुछ, लेकिन बावजूद उसके न जाने कौन सी पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। जो तालाब है, जो नदियां हैं, उस पे कैचमेंट एरियाज पे निर्माण किए जा रहे हैं। पानी बिजली ना होने की वजह से ओवरहेड टैंक में सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो घरों में कैसे जाएगा? कई सारे कारण, इसलिए भी आपको पानी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन क्यों पहले से उपाय नहीं होते, क्यों पहले से चिंता का विषय नहीं होता? सवाल ये भी। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।